Hello, very good afternoon to all of you. Welcome to Teacher Select Academy. I am your guide, your host, your teacher, Dr. Gufran. I hope you all are fine like the previous one. So today is very important day for us that we are going to discuss about a very important topic for CTET 2020 मोटिवेशन मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे सी टी ई टी 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर सेक्शन में इसके एक क्वेश्चन होने ही होने हैं मोटिवेशन से रिलेटेड। सेक्शन कहने का मतलब चाइल्ड पेडागोगी का सेक्शन हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस, सबसे कनेक्ट होकर इसके पेडागोगी सेक्शन में मोटिवेशन के क्वेश्चन श्योर होते हैं। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन चैप्टर को। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक अच्छी सी डिफिनीशन लिखी गई। ए ग्रेट मैन इज़ वन हु कैन मेक अ स्मॉल मैन फील ग्रेट एंड परफॉर्म ग्रेट। एक महान आदमी वो होता है जो एक किसी छोटे आदमी को एक महान अनुभव कराता है, एक महान होने का उसको एहसास दिलाता है कि जैसे तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बेहतर हो, तुम बेहतर कर सकते हो, और उससे बेहतर काम करवा ले तो कहा जाता है वो आदमी बहुत ही महान होता है। इंग्लिश देख के हिंदी वाले लोग परेशान ना होइएगा, मैं साथ साथ इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आपको समझाते हुए चलूँगा। कंटेंट्स मैक्सिमम इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, इजी होता है इंग्लिश से लिखना और करना। हिंदी में भी मैंने कई सारे वीडियोस दिए हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके चलना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हम सबको। हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों के लिए बने हैं। अगर आपकी ज़रूरत हमें है तो हमारी ज़रूरत भी आपको होगी बेशक। तो इस डेफिनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक महान आदमी वो है जो किसी छोटे आदमी को एक बड़ी अनुभव और बड़ी एहसास दिलाता है कि जैसे तुम ये काम बेशक कर सकते हो, और वो उस काम को कर पाता है। महान आदमी की ये पहचान है और वो उसके मोटिवेशन की वजह से संभव हो पाता है। मोटिवेशन के डिफिनीशंस को देखेंगे तो इस प्रकार हो सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द ड्राइविंग फोर्स दैट इनिशिएट्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर। ये एक तरह की ड्राइविंग फोर्स है, यानी एक चालक बल है जो हमें किसी बिहेवियर को, डायरेक्ट बिहेवियर को प्रेजेंट करने के लिए इनिशिएट करता है, काम करने की, पहल करने और शुरुआत करने की बातें करती है। मोटिवेशन इज़ ए काइंड ऑफ इंटरनल एनर्जी। अभिप्रेरणा क्या है? हमारे अंदर की एक आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। विच ड्राइव्स ए पर्सन टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। जो एक ड्राइव करता है, ड्राइव करने का मतलब उसे मेहनत करने के लिए तैयार करता है कि जैसे कोई चीज़ क्रम से तुम कैसे पा सकते हो, कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए उसे तैयार करना मोटिवेशन का काम होता है। इट इज़ टेम्पोरल और डायनेमिक। यह टेम्पोरल भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। डायनेमिक यानी गतिशील, टेम्पोरेरी तो आप समझते ही हैं, कुछ क्षण के लिए होना। तो टेम्पोरल भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। विद इन अ पर्सन विच इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ हिज और हर पर्सनालिटी। वो उसके पर्सनालिटी से संबंधित नहीं होता। टेम्पोरल होना किसी पर्सनालिटी को नहीं बताता, डायनेमिक होना भी पर्सनालिटी को प्रदर्शित नहीं करता। तो वो टेम्पोरल भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है, और इसका मोटिवेशन का पर्सनालिटी से, उस हिज और हर, लड़का हो या लड़की, उसकी पर्सनालिटी से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं मोटिवेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवर। कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिले कि मोटिवेशन वर्ड यानी अभिप्रेरणा के शब्द कहाँ से जनरेट हुए हैं। तो ये एक लैटिन वर्ड है, इस मूवर से बना है, और मूवर का मतलब होता है टू मूव, यानी आगे बढ़ो। स्टीफन पी रॉबिन्स का एक डिफिनीशन है, द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट। अगर आप चाहते हैं किसी काम के प्रति कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति उस पर एक्सर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल को एक्सर्ट करें, प्रयास को एक्सर्ट करें, टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि आप अपने उस गोल को प्राप्त कर सके जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कंडीशनड बाय द एफर्ट्स एबिलिटी,
ये बिल्कुल उसमें एक कंडीशन लगा होता है कि मेहनत करने वाले व्यक्ति की एबिलिटी क्या है और उसका प्रयास कितना ज़्यादा मजबूत है टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को, उसकी ज़रूरतों को वह किस तरह सेटिस्फाई कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी और उसके प्रयास पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, डिफिनीशन बहुत ज़्यादा रटिएगा मत, डिफिनीशन रटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस आपकी जानकारी के लिए कुछ डिफिनीशन ऐड किए गए हैं। नाउ मोटिवेशन प्रोसेस को जानेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार CTET वगैरह में आ चुके हैं, अदर एग्ज़ाम में भी मैंने देखा है, बिहार के एग्ज़ाम में, UP-TET वगैरह में अक्सर ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस देख रहे हैं आप, स्मॉल टर्म्स को समझेंगे, नीड है, ड्राइव और मोटिव है, इंसेंटिव्स है। और फिर ये अगर इसको राउंड फिगर में बनाते तो पहले नीड होता, फिर ड्राइव होता है, फिर इंसेंटिव, और ये वापस नीड से जाके कनेक्ट हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि नीड क्या है, आवश्यकता। मोटिवेशन प्रोसेस का सबसे पहला टर्म यही है जहाँ से ये शुरू होता है, आवश्यकता। जैसा कि आप जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, वही हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो व्यक्ति का पहले उसकी आवश्यकता का जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड कहने का मतलब उसकी पर्सनल नीड, उसकी भूख प्यास चीज़ें संबंधित हो सकती है उससे, उसके कपड़े लत्ते भी आ सकते हैं। तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, उसकी फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी क्या है, उसकी पर्सनल, उसकी क्षमता क्या है। आवश्यकता में सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखते हैं, बाद में इसकी पूरी डिटेल आगे मिलेगी आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। आवश्यकता में देखेंगे पर्सनल ज़रूरतों को देखा जाता है, जैसे मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी नींद, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। मेरे कपड़े लत्ते, मेरी ज़रूरत के सामान, ये मेरी नीड है। जैसे आप सबकी एक नीड हो सकती है कि आप सभी CTET क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो क्वालिफाई करने के लिए या जॉब के लिए आपको CTET सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, यानी नीड है। CTET सर्टिफिकेट आपकी नीड है। तो फिर आपकी ड्राइव और मोटिव क्या है भाई, इस नीड को कंप्लीट करने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से मतलब कि आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह सर्च करते हैं, लोगों के वीडियोस देखते हैं अलग अलग चैनल्स के, जो आपको पसंद आए उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यानी थोड़ी बहुत जो मेहनत आप कर रहे हैं वो आपकी ड्राइव है। कुछ लोग उसके लिए क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो बताते हैं कि क्लास ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जितना वर्चुअल क्लास हम कर लें, वर्चुअल क्लास यानी कि मोबाइल पे, फ़ोन पे, टैबलेट वगैरह पे ऑनलाइन क्लासेस कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन उसका मुकाबला एक ऑफलाइन क्लास कभी भी नहीं कर सकता। यही सच्चाई है। और ऑफलाइन एजुकेशन में आप जितनी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, उतनी बेहतर तरीके से आप कभी भी वर्चुअल क्लास में नहीं सीख पाएंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं, कभी वक्त मिलेगा इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी उस पर डिस्कस करना नहीं चाहते, चूँकि अभी हमारा टारगेट कुछ और है। तो ड्राइव और मोटिव का मतलब कि आप CTET सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से मतलब है कि आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब वीडियो चैनल्स वगैरह देखते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, और भी बहुत से एक्टिविटी होंगे, ये सभी ड्राइव में आ जाते हैं। आपकी मेहनत, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी ड्राइव है। और अचीव अ पार्टिकुलर गोल, दिसंबर में ये 5 जुलाई 2020 को CTET एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। उसके 2 महीने बाद उसके रिजल्ट आ जाएंगे। आप में से बहुत से लोग उसे क्वालिफाई भी कर पाएंगे। मीन्स यू हैव अचीव्ड अ पार्टिकुलर गोल विच यू हैव, जो आपने अपना गोल बनाया हुआ है उस गोल को आप अचीव कर लेंगे। बहुत सारे लोग आप में से अचीव कर लेंगे, कुछ लोग हो सकता है रह जाए, खुदा ना करे कि कोई रह जाए, लेकिन फ्यूचर को कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। इसलिए अगर कोई रह जाए तो घबराने की बात नहीं है, आप फिर से नीड, ड्राइव और इंसेंटिव्स की ओर बढ़ेंगे। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो क्वालिफाई कर गए, वो उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, वही सर्टिफिकेट आपके लिए इंसेंटिव्स का काम करता है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, आपको इंसेंटिव्स मिला। अब आपको ये एक नया फिर मोटिव, एक नया नीड क्रिएट होगा कि अगर मैं सीटेट क्वालिफाई कर सकता हूँ, यानी कि आने वाले वक्त में मैं DSSB के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, KVS के एग्ज़ाम, जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह, आर्मी स्कूल्स के एग्ज़ाम, ऐसे बहुत से आपके नए नए नीड, आपकी नई नई ड्राइव क्रिएट होती रहेगी, और ये साइकिल चलता ही रहता है। इसीलिए मोटिवेशन प्रोसेस अपने आप में एक साइकिल है, एक चक्र है जो समाप्त नहीं होता है। इसमें शुरुआत होती है नीड से, नीड के बाद ड्राइव, ड्राइव के बाद इंसेंटिव्स, फिर वापस नीड पे आ जाता है। यानी ये एक गोल चक्र है जो चलते ही रहेगा।
ड्राइव चालक को बोलते हैं, चालक होता है। नीड आवश्यकता है। इंसेंटिव्स आपके लिए प्रोत्साहन हो सकता है, यानी आप क्वालिफाई कर गए तो प्रोत्साहित हो गए। तो मोटिवेशन प्रोसेस को आप इस तरह समझ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, नीड को समझेंगे। फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ नीड। हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी हमारी आवश्यकता होती है जो कभी कभी इम्बैलेंस हो जाती है। हमारी भूख प्यास रहन सहन बातचीत व्यवहार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इम्बैलेंस हो जाने के कारण एक नई आवश्यकता को जन्म देती है। आप जब अंडर 10 क्लास में होंगे तो आपकी आवश्यकताएं, आपकी ज़रूरतें अलग होगी। 10 क्लास के बाद 12 में आए होंगे, अलग आवश्यकता और ज़रूरत होगी। 12 के बाद ज़रूरतें बढ़ती गई, जॉब वगैरह काम बहुत सारे, और शादी वादी तो एक नीड में ही शामिल है वो भी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नीड जब इम्बैलेंस हो जाती है, जो हमारी फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती है, फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें होती है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो एक नई आवश्यकता को जन्म देती है। यही याद रखना है। और वही नई आवश्यकता जो जन्म लेती है तो उसके लिए हम कुछ मेहनत करते हैं, वो हमारी मोटिव होती है। और जो मोटिव्स या ड्राइव्स हम प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं उससे, तो अगर सक्सेस हो गए तो इंसेंटिव्स प्राप्त होती है, और फिर यही चक्र चलते ही रहता है। तो ड्राइव क्या है? प्रोपेल इंडिविजुअल टू अटेन देयर गोल और सेटिस्फाई देयर नीड। यह किसी भी व्यक्ति को उसके गोल को यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो ज़रूरत है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी उसकी ज़रूरत पेश आ रही है उसको सेटिस्फाई करना और उसे प्राप्त करना ड्राइव का काम है। जैसे कौवे को प्यास लगी है तो वो कुआं तक या घड़े तक वो जाए। घड़ा चल के तो कुएं तक आना नहीं है, मतलब कौवे तक तो घड़ा चल के नहीं आना, कुएं चल के नहीं आना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ड्राइव्स मतलब जो आप इंडिविजुअली अपने गोल को अचीव करने के लिए जो मेहनत थोड़ी बहुत कर रहे हैं अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, वो आपकी ड्राइव है। तो फिर इंसेंटिव्स क्या है? देख रहे हैं, एनीथिंग दैट कैन बी मिटिगेट ए नीड एंड डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ड्राइव। वह चीज़ जो हमारी ड्राइव को कम करे और हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, वो हमारी इंसेंटिव्स होती है। जैसे सीटेट की सर्टिफिकेट आपकी नीड है, उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपकी ड्राइव और मोटिव है। और सीटेट जिस दिन क्वालिफाई कर जाएंगे आपको इंसेंटिव्स मिल जाएगा। तो इंसेंटिव मिलने का मतलब है कि नीड और ड्राइव में कमी आ जाएगी। इंसेंटिव्स प्राप्त हो गए यानी ड्राइव कम हो जाएगी, आपकी नीड कंप्लीट होगी। तो इंसेंटिव्स अगर प्राप्त हो जाने के बाद एक फिर से नई मोटिव, नई नीड क्रिएट होती है, उसका ध्यान रखना है। ये प्रोसेस है, एक साइक्लिंग प्रोसेस है जो चलते ही रहेगा, ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव। अगर मोटिव को क्लासिफाई करें, वर्गीकरण करें मोटिव्स को, क्या क्या हो सकते हैं? एक प्राइमरी मोटिव्स होता है। प्राइमरी मोटिव यानी प्राथमिक प्रेरक जो हो सकते हैं वही है। नॉट लर्नड, जो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं हम इसे लर्न नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल बेस्ड होता है, यानी हमारी ज़रूरत पर आधारित होता है, वो अपने आप आता है। जैसे एकदम जो बच्चा पैदा होता है उसे दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता है, बिकॉज ही हैज़ टेंडेंसी ऑफ सक्स, उसे सक्स टेंडेंसी कहा जाता है। बच्चों में चूसन प्रवृत्ति पाई ही जाती है। तो फिजियोलॉजिकल बेस्ड होता है प्राइमरी मोटिव्स, उसे सीखने सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सेकेंड है जनरल मोटिव्स। जनरल मोटिव्स में क्या होते हैं? नाइदर प्योरली प्राइमरी नॉट सेकेंडरी, ना ये प्राइमरी होते हैं ना सेकेंडरी मोटिव होते हैं। नॉट लर्न एंड नॉट फिजियोलॉजिकल बेस्ड, ये ना ही सीखे जा सकते हैं ना ही हमारे फिजियोलॉजिकल नीड पर आधारित होते हैं। तो होते क्या हैं? स्टिमुलेट टेंशन विद इन अ पर्सन। जनरल मोटिव्स क्या करते हैं? लोगों में किसी चीज़ के प्रति एक तनाव उत्पन्न करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि उसके अंदर एक कोई नई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें डेवलप हो। स्टिमुलस है उसके अंदर। वो स्टिमुलस किस रूप में हो सकता है? क्यूरियोसिटी के बेस पे हो सकता है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। मैनिपुलेशन के बेस पे हो सकता है, एक्टिविटी मोटिव हो सकता है, अफेक्शन मोटिव हो सकता है, लव वगैरह, अफेक्शन यानी प्रेम सहानुभूति। तो स्टिमुलेट टेंशन विद इन अ पर्सन, लोगों में ये एक टेंशन क्रिएट कर देता है, इसी को जनरल मोटिव्स कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, जब किसी को प्यार हो जाए तो पता नहीं क्या क्या होता है। दिन में तारे दिखना, रात में चांद में किसी की शक्ल को ढूंढना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू ऑल आर
वेरी यंग, चार्मिंग, हैंडसम। गर्ल्स के लिए भी कुछ शब्द हो सकते हैं, वेरी गॉर्जियस, सुपर्ब। तो जनरल मोटिव्स में वही सारी चीज़ें आ सकती है। स्टिमुलेट टेंशन विद इन अ पर्सन, यह लोगों में एक टेंशन एक को स्टिमुलेट कर देता है। किस रूप में? किसी चीज़ को जानने की इच्छा। छोटे बच्चे को मना करो ना कि हमेशा बाहर इस समय में, मतलब शाम के समय में छत पे ना जाया करो, पक्का जाएगा, श्योर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी को हमने डाल दिया और वो उसके अंदर एक टेंशन को स्टिमुलेट कर रहा है। कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से जोड़ तोड़ करके बताते हैं, एक्टिविटी मोटिव हो सकते हैं। कुछ लोगों को लव वगैरह का ये जनरल मोटिव्स क्रिएट हो जाता है। बिहार वगैरह में अक्सर अफेक्शन मोटिव सबसे ज़्यादा है। साथ है तो साथ है, जब तक नहीं है, जब साथ छूट जाए, शादी वादी हो जाती है पार्टनर की, तब वो भिड़ते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, मेहनत करते हैं किसी जॉब के लिए, अपनी उस मोटिव को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एक दिन अचीव कर लेते हैं, आईएएस आईपीएस तक बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। सेकेंडरी मोटिव्स के बारे में जो हम देख रहे हैं कि इसे लर्न भी कर सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं। एक्वायर करना मतलब प्राप्त करना और लर्न करना यानी सीखना। सेकेंडरी मोटिव्स को हम एक्वायर कर सकते हैं, जैसे पावर मोटिव हो सकते हैं, अचीवमेंट मोटिव हो सकते हैं, अफिलिएशन मोटिव हो सकता है, सिक्योरिटी मोटिव हो सकता है, स्टेटस मोटिव हो सकता है। स्टेटस समझ ही रहे हैं, समाज में आपकी जो स्थिति है, आपका जो एक स्टेटस है, वही स्टेटस मोटिव को प्रेजेंट करता है। तो पावर मोटिव क्या होता है? आपके अंदर जो क्षमता है उसको जाहिर करना पावर मोटिव में आता है। अचीवमेंट मोटिव, जो आपने अब तक प्राप्त किया, जो आपको फीडबैक वगैरह मिले लोगों से कि हाँ आप पढ़ने में बहुत बेहतर हैं या काम में बहुत बेहतर हैं, ये आपकी अचीवमेंट मोटिव हो सकती है। अफिलिएशन मोटिव क्या है? अफिलिएशन है किसी काम के प्रति आपका जुड़ाव, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हो, कितनी कर रहे हैं, ये अफिलिएशन मोटिव है। सिक्योरिटी मोटिव मतलब सुरक्षा से संबंधित और स्टेटस, आप समाज में स्थिति को समझ ही रहे हैं। ये सीटेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी मोटिव जो तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं, ये नेट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मोटिव पे आप बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। ये सेकेंडरी मोटिव्स को प्रेजेंट करने के लिए एक फिगर है, आप देख सकते हैं। वैसे भी एक तरह का ये TAT है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के लिए एक फिगर यूज किया जाता है ना अक्सर, पर्सनालिटी टेस्टिंग के लिए। वही एक स्टैटिक पिक्चर है। इस पिक्चर को देखकर स्टोरी एक लिखी जाती है, उस स्टोरी के बेस पे आपके माइंड को रीड किया जाता है, आपके स्टैंडर्ड को समझा जाता है। इसे TAT के नाम से जानते हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। पर्सनालिटी में इसको पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल से। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये आप एफिलिएशन को देख सकते हैं, सब लोग एक दूसरे से किस तरह मिले जुले हैं और किसी काम को कंप्लीट करने के लिए या किसी गोल को अचीव करने के बाद एक दूसरे से खुशी बांट रहे हैं। ये सब इनका एफिलिएशन है, एक दूसरे से जुड़ाव है। हाँ, मैस्लो की नीड हायरार्की को बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। हायरार्की यानी कि पदानुक्रम होता है, यानी पद का अनुक्रम। पद के अनुक्रम का मतलब जैसे क्रम से सभी पद हैं, उस क्रम में एक भी आगे पीछे हुआ तो इस थ्योरी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसीलिए इसे पद का अनुक्रम कहा गया। मैस्लो ने इसे दिया था, अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है, बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं ये। तो मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम दिया, नीड हायरार्की। नीड यानी आवश्यकता, हायरार्की यानी पदानुक्रम, और पदानुक्रम का मतलब एक भी पद इधर से उधर हुए तो उसकी महत्ता ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने कहा नीड्स वेयर कैटेगराइज्ड एज 5 लेवल्स और लोअर टू हायर ऑर्डर नीड। इन्होंने अपने जो आवश्यकता का सिद्धांत है उसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया और लो से हाई की तरफ जाने के लिए अपना सीरीज़ बनाया। उनका जो सेक्शन है, पहले लोअर लेवल की बात करते हैं और लोअर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं। तो इसमें क्या क्या है? इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई लोअर ऑर्डर नीड्स बिफोर देन यू कैन सेटिस्फाई हाई ऑर्डर। जो आदमी लोअर ऑर्डर को सेटिस्फाई करेगा, यानी सबसे निचले स्तर को सेटिस्फाई करेगा, वही उसके ऊपर वाले स्तर को एक एक करके सेटिस्फाई कर पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी ऊपर वाला कर रहा हो और नीचे वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। सेटिस्फाइड नीड्स विल नो लॉन्गर मोटिवेट। अगर किसी की आवश्यकता पूरी हो गई तो वो ज़्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रह पाएगा। Motivating a person depends on knowing at what level that person in one
इज ऑन द हायरार्की। किसी आदमी को मोटिवेट करना ये जानते हुए कि उसकी अपनी जानने की अपनी एक हायरार्की है, उसकी अपनी आवश्यकता की अपनी एक हायरार्की है, उसे समझ के और तब उसे मोटिवेट करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हायरार्की ऑफ नीड में सबसे लोअर लेवल पे, लोअर ऑर्डर पे देख रहे हैं एक्सटर्नल होता है जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी से संबंधित होता है, और हायर ऑर्डर पे इंटरनल चीज़ें होती है, इंटरनल नीड्स होते हैं जो सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इसके हायरार्की को देखेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे समझ लेंगे, बहुत आसान है। मोस्ट नीड्स हैव टू बी डू सर्वाइवल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकली। बहुत सारे नीड जो पहली हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो हमें सर्वाइव रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है हम उसे फिजियोलॉजिकल नीड कह सकते हैं। विच नीड्स, इसे सर्वाइवल नीड के नाम से भी जाना जाता है फिजियोलॉजिकल नीड को, जो आपकी पर्सनल ज़रूरतें हैं जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी मुहाल हो सकती है, जैसे भोजन, पानी यानी फूड, ड्रिंक, शेल्टर, सेक्स, वार्मथ, फिजिकल कंफर्ट। ये सब बिल्कुल सर्वाइवल नीड है, हर आदमी की ये आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति होना सबसे पहला स्टेप है, और यही सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड है हायरार्की में मैस्लो का, कि हमारी भोजन, पानी, कपड़े लत्ते, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। टर्म को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद भी रखिएगा फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आएंगे। सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड है सेफ्टी नीड। सेफ्टी में किस चीज़ की सेफ्टी चाहिए भाई? आपको अपने जान की सेफ्टी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी रेगुलेशन चाहिए, इन चीज़ों को जानना। तो सेकंड स्टेप है फिजियोलॉजिकल, पहला है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं सेफ्टी नीड। सेफ्टी आपके अपने जान की, जिसके लिए आपको घर की ज़रूरत है, एक गार्ड की ज़रूरत है, सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत हो सकती है, जॉब वगैरह है तो जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। ये सेफ्टी नीड में इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है कि खाने पीने, रहन सहन के बाद जो हमारी ज़रूरी है, जैसे हम कुत्ता रखते हैं घर में बाहर ड्यू टू सेफ्टी नीड्स, घर में बाहर कोई गार्ड रखते हैं, घर बनाए हैं, घर भी बनाया जाता है इसी पर्पज़ से कि हमारी सेफ्टी हो सके। तो सेफ्टी नीड को हमने देखा। नेक्स्ट है सोशल नीड को समझना। तीसरे टर्म में देख रहे हैं ना, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, एक एक करके स्टेप्स बढ़ रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड को पहले देखा, फिर सेफ्टी नीड, अब आ जाते हैं सोशल नीड पे। भाई जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड हमारी पूरी हो गई, हमारी सेफ्टी भी सेटिस्फाई है, तो हमें सोशल नीड यानी सामाजिक आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? फ्रेंडशिप हो सकता है, चूँकि दोस्त हैं तभी तो समाज है। लव है, अफेक्शन है, बिलोंगिंगनेस है, मतलब हमारे रिश्तेदार वगैरह जो हमसे प्रेम करते हैं वो लोग, हमारे फ्रेंड्स, सोसाइटी में जो लोग मौजूद है वो सब हमारे सोशल नीड में शामिल होते हैं। जितना इंसान को सोसाइटी की आवश्यकता है उतना ही सोसाइटी को भी इंसान की आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये हमारी तीसरी पदानुक्रम है, तीसरी हायरार्की है सोशल नीड। चौथे की ओर आते हैं। चौथे में हम देख रहे हैं एस्टीम नीड्स, यानी हमारी घनिष्ठता, जो घनिष्ठ रूप से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे अंदर मौजूद है, और जो हमें सोशल नीड के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी वो होगी एस्टीम नीड्स की। एस्टीम नीड में क्या है? जैसे हमारी ईगो, कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, ऐसा सुना होगा आपने पिक्चर्स वगैरह में डायलॉग। ईगो सेल्फ एस्टीम नीड्स की, मतलब सामाजिक महत्व मिलने के बाद लोगों को जो आवश्यकता पड़ेगी वो उसकी ईगो हो सकती है। समाज में स्टेटस, सामाजिक स्थिति उसकी, स्टेटस उसकी सेल्फ एस्टीम की पहचान है। रेस्पेक्ट, लोग उसे किस नज़र से देखते हैं। प्रेस्टीज, उसके प्रमोशन, इन्फ्लुएंस, पावर, रिकॉग्निशन, ये सब सेल्फ एस्टीम में आते हैं, जो हमारी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के बाद समाज में हमारी हैसियत को बताने के लिए सेल्फ एस्टीम जैसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैस्लो के हायरार्की में ये टर्म मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, और आप सब इसे ध्यान से समझ बूझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, चूँकि मोटिवेशन को समझना है और मोटिवेशन के टर्म्स को समझना है तो मैस्लो हायरार्की को भी समझना उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, एस्टीम नीड्स में समाज के बाद ईगो, स्टेटस, रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज, प्रमोशन, इन्फ्लुएंस, पावर, रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट हायरार्की में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। एस्टीम नीड्स 4 बताए, अभी एक रह गया। कौन सा रह गया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ
फॉर एनी ह्यूमन बींग, बहुत ज़रूरी है वो किसी के लिए भी। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये पांचवा टर्म है, वहाँ कवर नहीं हो पा रहा था, 4 टर्म वो हो गए। और ये पांचवी हायरार्की और सबसे हाईएस्ट हायरार्की है। सबसे लोवेस्ट में भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि मैस्लो की थ्योरी में लोवेस्ट हायरार्की क्या है या लोवेस्ट लेवल क्या है, तो फिजियोलॉजिकल नीड होता है, और हाईएस्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। यहाँ मैस्लो ने क्या जोड़ दिया था? मैस्लो एम्फेसाइजेज नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स प्राइम मोटिवेशन। उनका मानना है कि उन्होंने जिन आवश्यकताओं पर यहाँ जोर दिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर, वो था कि लोग प्राइम मोटिवेशन को ही सबसे हेल्दी और सबसे बेहतर माने, यानी जो प्राइमरी मोटिवेशन है उनकी बात हो रही। जो प्राइम मोटिवेशन है हर एक आदमी को उसी को बेहतर मानना जरूरी है। इट एक्सप्लेन्स वाई पीपल राइट पोएट्री, ये अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि लोग पोएट्री क्यों लिखते हैं, प्लेज यानी नाटक क्यों लिखते हैं, बुक एंड म्यूज़िक किताब लिखते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, प्ले म्यूज़िक म्यूज़िक को बजाते हैं, एक्ट इन फिल्म्स फिल्मों में काम करते हैं, टेक अप हॉबीज़ उनकी कुछ अपनी हॉबीज़ होती है, क्लाइम माउंटेन्स पर्वतारोहण करते हैं, टेक अ पार्ट इन चैरिटी एक्टिविटीज़ चैरिटी में भी उनका ही योगदान होता है। ये कौन से लोग होते हैं? ये सब जो काम करते हैं, जो समाज में बहुत कम लोग इतने क्रिएटिव होते हैं जो ये सब काम कर पाए, ये लोग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो चुके होते हैं, यानी कि इनका प्राइम मोटिवेशन इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के ये लोग कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, समाज को आधार बनाकर लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। गाने से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल गई, पिक्चर देख के लाखों लोगों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती है, किसी नाटक को पढ़ के या नाटक को देख के लोगों में किसी टॉपिक के प्रति अवेयरनेस आती है। ये सब चीज़ें हैं, ये वो लोग कर पाते हैं जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं मैस्लो के हिसाब से, यानी जिन लोगों में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप हो जाता है। जैसे जितने फिलोसफर के नाम जानते होंगे, जो धार्मिक गुरु हैं, वो सब सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं, यानी मानवीय आवश्यकताओं से बहुत ऊपर। महात्मा गांधी एक धोती ऊपर से नीचे तक पहनते थे और पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में गुजार दी, आप समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोगों के नाम, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई फूले, पंडिता रमाबाई, इन सब लोगों के नाम जानते होंगे आप, राजा राम मोहन राय। तो ये वो लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो चुके थे, अपनी आवश्यकताओं को दबा के रख के, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति मानकर, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके कामों को कंप्लीट करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किए। ये लोग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग थे। बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग समाज में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब समझाया गया है? एक्चुअलाइजिंग वंस पोटेंशियल, बिकमिंग ऑल वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। किसी एक आदमी की क्षमता और उसकी ताकत को पहचान कर उसे कैपेबल बनाना, उसे एक बेहतर इंसान बनाना, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना। आपने स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जानते ही होंगे आप सब लोग, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की देन है कि विवेकानंद आज विवेकानंद हैं, आप समझ सकते हैं। विवेकानंद को यानी नरेंद्र दत्त को विवेकानंद बनाने में उनके गुरु का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने विवेकानंद यानी कि नरेंद्र दत्त के अंदर उसकी पोटेंशियल को देखा, समझा, उसकी पोटेंशियल पे यकीन किया, उसे कैपेबल बनाया और इतना लायक बनाया कि वो अपने गुरु से भी नाम कमाने में कहीं आगे निकल गए और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ये वही है, किसी के पोटेंशियल को, उसकी कैपेबिलिटी की पहचान कर उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम वही लोग कर पाते हैं जिनमें भविष्य को देखने की क्षमता होती है, यानी भविष्य दृष्टा होते हैं। वही लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं। हमारे और आपके वश की बात नहीं है, इट्स मोर फार फ्रॉम अस, बहुत बहुत दूर की चीज़ें हैं ये सब। हम अपनी आवश्यकताओं में ही इतने ज़्यादा विलीन हो चुके हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम लगता है। कोई दिक्कत मैस्लो की हायरार्की को समझने में अगर हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के आप मैसेज कर सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उस पर
आपको मैसेज कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम होते हैं। तो मैस्लो के हायरार्की के बाद आगे बढ़ते हैं। आपने पांचों पॉइंट देख लिए। फिजियोलॉजिकल नीड होता है, सेफ्टी नीड होती है, लव एंड अफेक्शन, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट लेवल है, टॉप पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हैजरबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये हैजरबर्ग आपको पढ़ना ही नहीं है। हैजरबर्ग सीटेट के लिए नहीं होता है, डीएसएसबी केबीएस वगैरह में नहीं होता है, ये नेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एजुकेशन वगैरह से, उनको ये काम आ जाएगा। ये टॉपिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक आध 2 सेकंड के लिए मैं इसको ये आपको बताते चलूँ। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इसमें आता है। इन्होंने 200 अकाउंटेंट पर इंटरव्यू करके अपनी थ्योरी टू फैक्टर को प्रेजेंट किया था। 2 ही क्वेश्चन उसमें उन्होंने माना। व्हेन डिड यू फील गुड अबाउट योर जॉब, आप अपने जॉब को कब अच्छा मानते हैं, और एक्सेप्शनली आप अपने जॉब के लिए कब आपको लगता है कि ये जॉब मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसी 2 क्वेश्चन पे 200 अकाउंटेंट्स पे उन्होंने इंटरव्यू किया और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड से इसको सुझाया। जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन 2 ही कारण से हो सकते हैं। पहला कारण इंट्रिंसिक है, दूसरा एक्सट्रिंसिक है। हाइजीन फैक्टर जो है वो एक्सट्रिंसिक में आता है और मोटिवेटर्स फैक्टर इंट्रिंसिक में आता है। एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी कारक, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले टर्म में, और सेकंड में देख रहे हैं इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक, अंदरूनी। ये क्या अटेम्प्ट कर रहा है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वाई जॉब सेटिस्फैक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। ये बता रहा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन किसी काम को, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वो उसको परिष्कृत नहीं करता है। नेक्स्ट, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को कंपैरिजन किया गया है मोटिवेटर्स को देखकर और उसके हाइजीन को देखकर। आप देख सकते हैं इसमें अचीवमेंट, ग्रोथ, रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मोटिवेटर होते हैं उनमें अचीवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, रिकॉग्निशन होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हाइजीन में कंपनसेशन होता है, फ्रेंजेज होती है, सुपरविजन होता है, वर्क कंडीशन को देखकर सब कुछ। मतलब डिससेटिस्फैक्शन में बहुत सारे कारण आ सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ऑर्डर्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही थी हमारी लास्ट थ्योरी। थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन। किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत महसूस हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। आपकी बातें सर आँखों पर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो के लिए बिल्कुल नए हैं इस चैनल के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप अपडेट रह सकें हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच यू ऑल। बाय बाय।